नमस्कार, बीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आपको बता दें कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 अप्रैल को इसका मतदान भी होना है। उसी सिलसिले में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ है शशि प्रकाश सिंह जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि हम महासचिव पद के प्रत्याशी हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे और अभी क्या हाई कोर्ट में क्या दिक्कतें ऐसी हैं जो वो अगर महासचिव चुने जाते हैं तो उस पर काम करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि शशि प्रकाश सिंह जी का क्या मुद्दा होगा इस चुनाव को लेके। इस चुनाव में वैसे तो हर चुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो शाश्वत होते हैं। जी। हमारा बार एसोसिएशन एशिया का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है और हमें गर्व है कि हम इस हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन का हिस्सा हैं। किसी भी संगठन में, किसी भी व्यवस्था में समस्याएं रहती हैं और उनके समाधान का प्रयत्न भी होता रहता है। एक समस्या का समाधान होता, नई समस्या उत्पन्न भी होती रहती है। लेकिन एक अधिवक्ता प्रतिनिधि के नाते मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी वह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और अदालती समस्याएं, जो हमारे अधिवक्ता साथियों की रोज़मर्रा की समस्या है, जो सबसे गंभीर, जो हमारा मौलिक सिद्धांत है न्याय का कि अधिवक्ता का हित सर्वोपरि हो, वो आज कहीं ना कहीं तिरोहित हो रहा है। वो अपने मूल उद्देश्यों से अर्थहीन होता चला जा रहा है, क्योंकि न्याय त्वरित नहीं हो पा रहा है और ऐसे में वादकारी का इस न्यायपालिका के प्रति ही विश्वास कहीं न कहीं डिगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उस विश्वास, उस भरोसे को कायम करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ हमारे अधिवक्ता साथी जो आज उनके ऊपर भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, जो समाज के सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत होता है, वह अधिवक्ता समाज आज खुद ही बहुत ही समस्याग्रस्त है। ऐसे में उसके जो सबसे बड़ी समस्या है, ये प्रैक्टिस की समस्या के साथ साथ उसके आत्मसम्मान, उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षा, उसकी प्रतिष्ठा का भी समस्या आज उत्पन्न हो गई है। हमारा परिवार निरंतर बढ़ता रहा, परिवार बढ़ता है तो समस्याएं भी उसी अनुपात में बढ़ती हैं। लेकिन हम लोग उसके निराकरण की दिशा में, जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि उसका समुचित समाधान वो करेंगे। कहीं ना कहीं कहते हैं कि संगठन जो होता है सामूहिक हितों का संवाहक होता है, लेकिन जब संगठन खेमों और खांचों में बांट दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम आते हैं और उसका मूल उद्देश्य ही अर्थहीन हो जाता है। ऐसे में उस भरोसे को कायम करना और वास्तव में सामूहिक हितों को सुरक्षित और संरक्षित करना मेरी सर्वाधिक प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ दो तरह की समस्याएं हैं जो हम चिन्हित करते हैं। इतने दिनों के प्रैक्टिस में मैंने जिसको देखा है, मैंने पाया है, एक आंतरिक समस्या है हमारी और एक अधिवक्ताओं की बाह्य समस्या है। आंतरिक समस्याओं में हमारी एक परिसर की समस्या है, जिसमें कि बैठने उठने, साफ सफाई, चैम्बर का अलॉटमेंट, ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान मैं अपनी 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के साथ मिल करके कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है वो अदालती कार्रवाई से संबंधित समस्या है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आज इन्फ्रिंज हो रहा है, हमारी प्रॉपर मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, त्वरित मुकदमों का निस्तारण नहीं हो रहा है, वादकारी का हित सर्वोपरि ये सिद्धांत पर उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मैं बार और बेंच के बीच एक सम्मानजनक समन्वय स्थापित करके इन समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि अधिवक्ताओं के हित में आप काम करेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि जो अभी ये संशोधन हुआ है कि जो अधिवक्ता 5 केस फाइल नहीं करता है उसको मतदान करने की जो है वो मतदान से वंचित रह जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि इस पे काम होना चाहिए? ये कहाँ तक सही है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं गलत है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैंने जब ये संशोधन हो रहा था तो हम लोगों ने इसको अपने तत्कालीन अध्यक्ष जी से आपत्ति जताई थी और कहा था कि चूंकि एक्टिव प्रैक्टिस जो हमारे यहाँ डिफाइन है वह चैम्बर प्रैक्टिस भी एक्टिव प्रैक्टिस में इंक्लूड होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा अधिवक्ता मुकदमा दाखिल करे तभी एक्टिव प्रैक्टिस उसकी मानी जाए। हमारा जूनियर अधिवक्ता शुरू में आता है, उसके साथ क्राइसिस रहती है, मुकदमे नहीं मिलते हैं उसको, लेकिन वो अपने सीनियर के साथ ब्रीफ तैयार करता है, कोर्ट में जाता है, अपीयर होता है, कई मुकदमों को पास ओवर कराता है, वो छोटे मोटे इस तरह से कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है।
तो वो भी प्रैक्टिस का पार्ट है और एक्टिव प्रैक्टिस में वो इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे में मुकदमों की बाध्यता लगाना हमें बहुत ही समीचीन नहीं लगता है, लेकिन साथ ही साथ इसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि बाहरी लोग जो नॉन प्रैक्टिशनर हों इसका लाभ लेकर के हमारे बार एसोसिएशन में आकर के उसको अपने हिसाब से संचालित करने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि जो गैर प्रैक्टिशनर होते हैं उनको पदाधिकारी बना दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो आते हैं वो सिर्फ वकालत में राजनीति के लिए आते हैं? कितना सही मानते हैं आप इसको? निश्चित रूप से एक समस्या है जी। इस तरह के प्रयास हुए हैं, इस तरह के लोग आ भी जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक सुनहरा अवसर होता है कि हम योग्य उम्मीदवारों का, सक्षम उम्मीदवारों का चयन करें, और ख़ास तौर से चूँकि यह चुनाव सबसे बौद्धिक तबके का चुनाव है, ऐसे में हम अधिवक्ता बंधुओं का दायित्व है कि इस योग्य और सक्षम पात्र उम्मीदवारों का ही चयन करें ताकि एक सशक्त कार्यकारिणी का निर्माण हो सके और स्वच्छ कार्यकारिणी का निर्माण हो सके जो अधिवक्ता हित के लिए काम करे, अदालती समस्याओं के, अववादकारी की समस्याओं की निराकरण करके काम करे, न कि स्वहित में काम करे और उस पद का दुरुपयोग करे और वेस्टेड इंटरेस्ट को अपने सिद्ध करने लग जाए। तो मेरे यह प्राथमिकता होगी कि पद पे कोई दुरुपयोग नहीं होने दिया जाए, और यदि इस तरह का कोई व्यक्ति इस तरह का प्रयास कर रहा है तो मुझे अपने सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका ख्याल रखें और पूरी संजीदगी के साथ उम्मीदवारों का चयन करें ताकि कोई ऐसा अयोग्य उम्मीदवार ना आ जाए जिससे हमारे संगठन की जो मौलिक अवधारणा है वो तिरोहित हो जाए। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए कोर्ट नहीं आ सकते हैं, उनके लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए? निश्चित रूप से जी। ये होना चाहिए जी। क्योंकि एक अधिवक्ता जो अपनी न्यायिक यात्रा प्रारंभ करता है वो आज की तिथि में सबसे असुरक्षित जो तबका माना जा रहा है वो अधिवक्ता सबका है। उसका पूरा जीवन संघर्ष का जीवन होता है। अपने संघर्ष के विकास क्रम में वो आगे निरंतर बढ़ता रहता है, और चूंकि उसके पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं होती है, हमारे सभी अधिवक्ता साथी इस विधिक व्यवसाय में जो लगे हैं सभी उतने सक्षम नहीं होते हैं, दुर्भाग्य से सबके पास। क्या यही एक रीज़न होता है कि वो सक्षम नहीं होते इसलिए वो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करने लग जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई अधिवक्ता होते हैं जो अन्य जगहों पे मतलब पाए जाते हैं कि दूसरे काम वो कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ अपने, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा मानना है कि यदि वो गंभीर अधिवक्ता है जी, तो वो चाहे उसकी प्रैक्टिस कम और ज़्यादा भले हो, लेकिन कभी भी वो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ नहीं जाता। प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ जाने वाले अधिवक्ता है वो चिन्हित लोग हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ और अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए आते हैं, और वो विधि व्यवसाय से उनका कोई लेना लादना नहीं होता है, वो तमाम अन्य व्यवसायों में लिप्त होते हैं, वही इसका दुरुपयोग करते हैं। यदि कोई भी गंभीर अधिवक्ता है तो अधिवक्ता की प्राथमिकता होती है इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा, क्योंकि वादकारी हम पे इतना भरोसा करता है कि सादों पेजों पर भी अंगूठा लगा के चला जाता है। ऐसे में हमारे कंधों पर एक गुरुतर दायित्व होता है कि उस भरोसे को हम बना के रखें। अच्छा, आप इतना वकीलों पे लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग आते हैं अपने केस लेके, लेकिन न्याय में इतनी देरी होती है, तो ये इसको आप किसकी ढील मानते हैं? क्या बार और बेंच में सामंजस्य अभी तक नहीं बैठ पाया है या क्या रीज़न है? नहीं, इसके केवल सामंजस्य का अभाव नहीं इसको कह सकते हैं, इसके और भी कई कारण हैं। क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई है, मुकदमे बढ़े हैं, उस अनुपात में हमारे माननीय न्यायमूर्तियों की संख्या नहीं बढ़ी है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं बढ़ा है। लिहाजा जब मुकदमों का ज़्यादा अंबार हो और न्यायमूर्तियों की कमी है तो वो बीच में वो गैप बढ़ता है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो लिस्टिंग की आती है कि अगर एक बार केस उतरा तो वो खुद नहीं पता रहता कि कब वो केस दोबारा आएगा। इससे वादी प्रतिवादी को तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। निश्चित रूप से तो कई बार तो केसेस इन्फेक्शियस हो जाती हैं पेंडेंसी के कारण ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम, और यदि उनका समय से कोई भी देर से मिला हुआ न्याय कहते हैं अन्याय की श्रेणी में आता है, और ऐसे में अनजाने में ही उस वादकारी के साथ अन्याय हो जाता है, उसका मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है। तो ये गंभीर समस्या है, और उसकी समस्या का समाधान मुझे लगता है कि जब तक माननीय न्यायमूर्तिगण की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक इसका समुचित समाधान संभव नहीं। अगर आप महासचिव चुने जाते हैं तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? किन चीज़ों की ज़रूरत है अभी बाद में?
आपने बहुत ही गंभीर और अच्छा प्रश्न किया है। जी महिला अधिवक्ताओं को लेकर के अभी भी हमारे उच्च न्यायालय में, समाज में और जगहों की तरह ही यहाँ भी उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अभी भी उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। जी तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उसका प्रतिनिधित्व किस प्रकार अधिक से अधिक सुनिश्चित कराया जाए। दूसरी, महिलाओं की जो समस्याएं हैं परिषद से लेकर के अदालत तक में, उन्हें मैं चिन्हित करा करके सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, चूँकि वर्तमान व्यवस्था में भी नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य लेकर के यह सिस्टम चलता है और हर जगह महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरह से मैं अपने बार एसोसिएशन के माध्यम से बेंच से लेकर के बार तक में महिला अधिवक्ताओं का अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाने का काम करूँगा। वैसे सर, आप क्या रीज़न मानते हैं कि महिलाएं जो है वकालत में अपना करियर कम बनाती हैं? क्या कारण मानते हैं आप? महिलाएं केवल वकालत में ही नहीं, जी हर पेशे में पुरुष की तुलना में जी उनका प्रतिनिधित्व कम है। जी इसके लिए विधायिका के स्तर पर तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, कार्यान्वित कराई जाती हैं। जी पहले से स्थितियां सुधरी हैं, उत्तर सुधर रही हैं, लेकिन इसमें और भी प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि वो हमारा एक निश्चित मानदंड, कहते हैं आधी आबादी के प्रतिनिधि होती हैं महिलाएं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व मुझे लगता है 1/4 भी नहीं। जी, एक आंकड़े के अनुसार सिर्फ 15% महिलाएं हैं जो इसमें अपना करियर बनाती हैं वकालत में। वकालत में चूँकि हर जगह जिस तरह से और भी पेशे में भी पुरुष वर्चस्व पहले से है, इसमें भी है, उसी अनुपात में, उसी तुलना में यहाँ भी वो स्थितियाँ कमोबेश वैसी ही हैं, लेकिन पहले से स्थितियाँ सुधरी हैं, निश्चित रूप से सुधरी हैं। क्योंकि अभी हम लोग महिला दिवस पे हमारे बार एसोसिएशन में कार्यक्रम हुए। हम लोग सन 1998 से इस विधि व्यवसाय में रत हैं और माननीय उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय कर रहे हैं। शुरू में जब हम लोग आए तो बहुत गिने चुने महिला अधिवक्ता होती थी, लेकिन अब उत्तरोत्तर उनकी संख्या बढ़ रही है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, बार के उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, बेंच में भी उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है। पहले तो बहुत गिनी चुनी महिला न्यायमूर्ति होती थी, अब आप देख रही हैं कि बहुत संख्या में आ भी रही हैं लोग, तो उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसी दिशा में इसको और ज़्यादा अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि उनका समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। अच्छा सर, सालों साल केस चलने के बाद ये पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा था वो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो आप इसको किसकी ढील मानते हैं? क्या उनके साथ जो अधिवक्ता थे या फिर जजेज या फिर किसकी गलती आप इसको मानते हैं, या किस चीज़ की ढील मानते हैं कि कहाँ पे कमी आप पाते हैं इस चीज़ में? यह प्रश्न मुझे लगता है कि ये तथ्यपरक प्रश्न है, क्योंकि कोई भी मुकदमा छूट जाना उस मुकदमे की जो तथ्य हैं, उसकी परिस्थितियां हैं, इस पे निर्भर करती है। हमारी न्यायिक व्यवस्था में तमाम उसके सोपान दिए गए हैं और तमाम वहाँ लिबर्टीज़ होती हैं, लेकिन कई बार होता है कि उन लिबर्टीज़ का मिसयूज होता है। उस व्यवस्था के जो जस्टिस को डिस्पेंस करते हैं माननीय न्यायमूर्तिगण जो भी होते हैं, तो वो उस दिशा में कई बार जो है हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि गवाह से लेकर के जिरह से लेकर के विवेचना से प्रक्रिया शुरू होती है और आखिरी स्तर तक जाते जाते कई लूपहोल्स होते हैं जिसका लाभ अपराधियों को भी मिल जाता है। उसके लिए हम लोग एक बार सेमिनार हम लोगों ने कराया था, एक एंग्लायर्स हमारे यहाँ संगठन है हाई कोर्ट में, तो जिसके कि संरक्षक हम लोगों के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय NC राजवंशी जी हैं और उसके मुख्य संयोजक श्री संतोष त्रिपाठी जी और श्री JB सिंहपुर महासचिव, वो सारे लोग अक्सर सेमिनार वगैरह कराते रहते हैं। उसमें पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति RC लाहौटी साहब एक बार आए थे और उन्होंने इस पर एक चिंता जाहिर की थी कि ख़ास तौर से क्रिमिनल केसेस में जो अपराधी छूट जाते हैं इसका सिस्टम का फ़ायदा उठा करके, उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो हमारा विवेचक होता है वो स्किल्ड नहीं होता है। वो FIR दर्ज करने के बाद विवेचना उसी कैजुअल मैनर में कर देता है। वो सलीम जावेद की तरह पटकथा लिख देता है, फलाना गए, फलाना मिले, मुखबिर खास से सूचना मिली, फलाना हुआ, जबकि उनका मानना था कि विवेचना का पार्ट बिल्कुल अलग होना चाहिए। FIR रजिस्टर करे,
फील्ड में जो पुलिस फोर्स काम कर रही है वो अलग हो, और विवेचना में एकदम स्किल्ड लोग आए, ताकि वो उसको महारत हासिल हो कि विवेचना कैसे होगी, मेडिको लीगल से लेके तमाम उसके एस्पेक्ट्स हैं जिसपे कि वो पूरी तरह से स्किल्ड हों, तभी सही विवेचना हो पाएगी, और सही विवेचना हो पाएगी तभी मुकदमे का सही निस्तारण होगा और दोषियों को सजा मिल पाएगी। ऐसे में फिर उसका उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कई बार ये महत्वपूर्ण एक कमी होती है जो जड़ में ही शुरू हो जाती है। यदि गलत विवेचना हो गई और वो आगे जाके कॉर्पोरेट नहीं हो पाती उस FIR से, उसके तथ्यों से जब मिलती नहीं है तो उसका लाभ जो है अपराधियों को मिल जाता है। शशि प्रकाश सिंह जी अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? एक प्रत्याशी होने के नाते मैं अपने सभी सम्मानित अधिवक्ता साथी जो इस चुनाव में मतदाता हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया में बहुत सोच समझ के बड़ी संजीदगी के साथ अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें। सर्वथा योग्य और सक्षम प्रतिनिधियों को ही चुनें, ताकि एक सशक्त कार्यकारिणी का निर्माण हो सके, और जब सशक्त कार्यकारिणी का निर्माण होगा तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। यदि कार्यकारिणी सक्षम नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी, तो आपका मौलिक उद्देश्य तिरोहित हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत ही संजीदगी के साथ, क्योंकि होता क्या है कि वेस्टेड इंटरेस्ट में कई बार मतदाताओं को चुनाव के दौरान खेमों और खांचों में बांट दिया जाता है और वहीं वो डेविएट कर जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तमाम धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति के बैसाखियों पर चढ़ के प्रत्याशी हमारे आते हैं और बाद में जब चयनित हो जाते हैं विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। पूरी कार्यकारिणी विकलांग हो जाती है, वो बेंच से समन्वय नहीं स्थापित कर पाते हैं, जजेस से अपनी बात पहुंचा नहीं पाते। मेरा ये मानना है कि यदि सक्षम, सशक्त और पात्र उम्मीदवार आपके साथ आएंगे, उनका सही यदि चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान कराने में वो सक्षम होंगे। बेंच से कह करके, शासन प्रशासन से कह के, हाई कोर्ट के प्रशासन से कह करके, जिला प्रशासन से कह करके, बाह्य और आंतरिक दोनों समस्याओं का समाधान करने में वो सक्षम है। और एक मेरा ये कहना होता है कि आप लोग चुनाव करते समय एक चीज़ जरूर देखें कि कई बार होता है कि प्योर प्रैक्टिशनर चुन लिया जाता है, कई बार होता है प्योर आउटसाइडर चुन लिया जाता है। मेरा मानना है कि दोनों का समन्वय होना चाहिए। जो आपका अधिवक्ता प्रतिनिधि हो उसमें दोनों का समन्वय है, वो प्रैक्टिशनर भी हो और थोड़ा पॉलिटिकल भी हो, क्योंकि यदि वो पॉलिटिकल होगा तो उसको चीज़ों की समझ होगी, अपनी बात कह सुनने में सक्षम होगा और मनवाने में सक्षम होगा। इसलिए ऐसे बीच के साथियों को चुने जो दोनों तरफ सक्षम हो और अपनी बात मनवा ले जाएं। ऐसे में मुझे लगता है इस तरह की कार्यकारिणी, इस तरह के उम्मीदवार बार के लिए ज़्यादा हितकर होंगे। हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये मौका देने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ शशि प्रकाश सिंह जी थे, उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो किन विषयों पे काम करेंगे। आपको बता दें कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं अधिवक्ताओं की, उन्होंने उस पर कहा जैसे कि चैम्बर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और उन्होंने ये भी बताया कि महिला अधिवक्ताओं को आगे आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले से समय बदला है, आज के टाइम पे महिला अधिवक्ता जो हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं इस फील्ड में। और उन्होंने ये भी कहा कि मतदान करते टाइम जो मतदाता हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल फिगर होता है और जो प्रैक्टिशनर होता है, उनको जो दोनों को हैंडल कर सके उनको चुनना चाहिए, ताकि उनकी बात जो है वो बार तक रख सके और बार और बेंच में जो है वो सामंजस्य बैठ सके। तो ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा।